ये है अल्काट्राज जेल। अमेरिका को इस बात का भ्रम था कि इस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी यहाँ से भाग नहीं सकता। लेकिन 11 जून 1962 को शाम के 7 बजे 3 कैदी ऐसे भागे कि अथॉरिटीज को 10 घंटों तक इनकी गायब होने की खबर तक नहीं मिली। और सबसे अजीब बात यह है कि इन्होंने सिर्फ एक चम्मच के जरिए इस प्लान को अंजाम दिया था। और दूसरी बात, इसे आप एक मास्टरमाइंड समझे या फिर एक फूटी किस्मत। इस जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड जिसने ये पूरा प्लान बनाया था, आखिर में वही इस जेल से भागने में नाकामयाब हो गया। और ये तो सिर्फ एक अजीब सी बात है, इस मिशन में इस तरह के प्लान्स बनाए गए थे जो शायद हम में से कोई सोच भी नहीं पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज की। ये जेल अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और सैन फ्रांसिस्को शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर पानी के बीचों बीच एक 22 एकड़ के टापू पर बनी है। इस जेल को 1910 में बनाया गया था, लेकिन शुरू में इसका इस्तेमाल सिर्फ यूएस आर्मी करती थी। लेकिन 11 अगस्त 1934 को इस जेल को अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इसे एक फेडरल प्रिजन में बदल दिया। ये जेल उन खतरनाक अपराधियों और गैंगस्टर्स के लिए बनाया गया था जो पहले भी जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर चुके थे। अल्काट्राज को दुनिया का सबसे खतरनाक जेल इसलिए भी माना जाता था क्योंकि यहाँ से भागने वाला कैदी या तो मारा जाता या फिर उसे तुरंत पकड़ लिया जाता। इस जेल के आर्म गार्ड्स को सीधा ऑर्डर था कि कोई भी कैदी अगर भागने की कोशिश करे तो उसे सीधा शूट कर दिया जाए। अगर कोई भागने में कामयाब हो भी जाता तो भी उसका जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम होते क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पैसिफिक ओशन की ऊंची लहरें और बर्फीला पानी था। इसलिए अल्काट्राज को एक ऐसा जेल माना जाता था जहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। इस कहानी में 4 लोग शामिल हैं, जॉन एंगलिन, क्लेरेंस एंगलिन, फ्रैंक मॉरिस और एलन वेस्ट। और ये सब के सब बैंक रॉबरी के केस में यहाँ लाए गए थे। एलन वेस्ट इस जेल में कई सालों से था और इसे जेल के हर रास्ते के बारे में अच्छे से मालूम था। और यहाँ से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन 3 साथियों को बताया था। एलन को जेल के ब्लॉक बी में सफाई के दौरान एक वेंटिलेशन होल पर नजर पड़ती है और उसमें लगी जाली को अगर किसी तरह निकाल दिया जाए तो उसके जरिए जेल के छत में पहुंचा जा सकता था। और पूरे जेल में सिर्फ यही एक लूप होल था जहाँ से भागना शायद मुमकिन था। लेकिन उनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। उन्होंने कोशिश की कि उन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए और किस्मत से जेलर ने उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया और वो भी एक दूसरे के आसपास। उनका पहला टारगेट अचीव हो गया था। सभी कैदी ब्लॉक बी में अब एक साथ थे। अगले 2 सालों तक ये चारों अपने सेल्स में प्लान के अनुसार आगे का काम करते गए। 12 जून 1962 की सुबह रूटीन के मुताबिक 7 बजे जेल गार्ड सभी प्रिजनर्स को जगाने के लिए निकले। काउंटिंग के दौरान गार्ड ने देखा कि 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। गार्ड सबसे पहले फ्रैंक मॉरिस के सेल के पास गए और देखा कि मॉरिस सोया हुआ था। उसने फ्रैंक मॉरिस को जगाने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गार्ड मॉरिस को कई बार आवाज लगाते हैं लेकिन फिर भी कोई हरकत नहीं होती। आखिर में गार्ड मॉरिस के सेल के अंदर गए और जोर से उसके सर पर हाथ मारा। जैसे ही उसने हाथ लगाया, मॉरिस का सर बेड से नीचे गिर गया। ये देखते ही गार्ड की हालत खराब हो गई। उसने करीब से देखा तो पता चला कि वो कोई असली सर नहीं बल्कि एक डमी हेड था। Get up, Morris. It's moving day. I said get up, Morris. Open up 109. God damn it, Morris. I said get up. Jesus Christ. फिर 2 और सेल्स को चेक किया गया और वहाँ भी सेम डमी हेड पड़े हुए थे। ये दोनों डमी हेड्स जॉन और क्लेरेंस एंगलिन के थे। आपने सही समझा, वो तीनों भाग चुके थे। उसके बाद पूरे जेल में सायरन बजाए गए और सभी अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया गया। उसके बाद पूरे आइलैंड में सिक्योरिटी गार्ड्स को उन तीनों को ढूंढने में लगा दिया गया लेकिन उन तीनों में से कोई भी नहीं मिला। नेक्स्ट FBI की टीम बुलवाई गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया और देखा गया कि ये तीनों अपने दीवार में लगे इस छोटे वेंट को तोड़कर यहाँ से भाग निकले थे। लेकिन प्लान के हिसाब से भागने वालों में एलन वेस्ट भी शामिल था लेकिन वो सही समय पर अपने वेंट को तोड़ नहीं पाया और यहाँ फंस गया। एलन वेस्ट को अब मालूम पड़ चुका था कि उसका बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है और उसने इन्वेस्टिगेटर्स को ये सारा प्लान बता दिया। एलन ने माना कि ये पूरा प्लान उसी का था। उसने जेल के वेंट का लूप होल ढूंढा था क्योंकि उसने जेल में मेंटेनेंस का काम किया था। उन्होंने डमी हेड सोप,
टूथपेस्ट और टॉयलेट पेपर का यूज करके बनाया था और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान चुरा लिए थे। और ये चारों लोग 2 सालों तक अपने सेल्स में चुपचाप वेंट को बड़ा करते रहे। वो किचन से चुराए हुए चाकू और चम्मच की मदद से ये काम करते थे और ये सारा काम रात में म्यूजिकल आवर्स के दौरान किया जाता था। ये सिलसिला लगभग 6 महीनों तक चलता रहा और आखिर में तंग आकर उन्होंने किचन से वैक्यूम क्लीनर चुराए और उससे एक ड्रिल मशीन भी बना ली। और कुछ महीनों के बाद इन्होंने ये सुराख इतने बड़े कर लिए थे कि इनके जरिए ये लोग वेंट सिस्टम तक पहुंच गए और वहां से जेल के टेरेस तक का पहुंचने का रास्ता बना लिया। अब उन पे सबसे बड़ा मुसीबत था पैसिफिक ओशन को पार करने का, लेकिन उसके लिए फ्रैंक मॉरिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। मॉरिस को आइडिया आया था कि वो रेनकोट के जरिए राफ्ट और लाइफ जैकेट बनाएगा और इसका आइडिया उसे तब आया जब वो लाइब्रेरी में काम कर रहा था। वहाँ पर मॉरिस को पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक बुक मिली थी जिसमें बताया गया था कि रेनकोट के जरिए राफ्ट और लाइफ जैकेट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद उन सब ने जेल से रेनकोट चुराना शुरू कर दिया और उन्होंने रेनकोट को जोड़ जोड़ कर राफ्ट और लाइफ जैकेट तैयार कर रखी थी। और 11 जून 1962 की रात को वो इस मिशन में कामयाब हो गए और इस जेल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब ये तीनों प्रिजनर्स कहाँ हैं? उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से उन्हें सबसे पहले एंजल आइलैंड पर जाकर वहां से एक गाड़ी और अपने लिए कपड़े चुराने थे और फिर ये देश छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाना था। उसके बाद अल्काट्राज के नजदीक पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई, लेकिन उन तीनों का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। ये सारी कहानी एलन वेस्ट ने पूछताछ में FBI को बताई थी, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि वो सच बोल रहा था या अथॉरिटीज को कंफ्यूज करने के लिए ये कहानी बनाई गई थी। 14 जून को एंजल आइलैंड के पास लकड़ी से बनी एक पेडल मिली जो माना जाता है कि उसी राफ्ट का ही हिस्सा था। उस रात अल्काट्राज के पास एक व्हाइट बोर्ड देखने की रिपोर्ट आई थी जो इस बात में सबूत डालता है कि शायद उन्हें बाहर से मदद मिली हो और वहीं से उन्हें मेन लैंड ड्रॉप किया गया हो। अगले दिन एक प्लास्टिक में लपेटा हुआ वॉलेट भी मिला जिसमें एंगलिन फैमिली की फोटोज थी। इससे ये अंदाजा लगाया कि ये तीनों प्रिजनर शायद मेन लैंड तक नहीं पहुंचे हो, क्योंकि ये सारा सामान ऐसा है जो कोई भी प्रिजनर्स नहीं छोड़ता है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि वो लोग पानी में डूब गए होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद FBI ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर नजर रखी हुई थी। कुछ फैमिली मेंबर्स ने FBI को बताया कि फैमिली में छोटे से बड़े फंक्शंस पर 2 औरतें अजीब सी मेकअप करके आती थी जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही थे, लेकिन इसके बाद वो दोनों कभी नजर नहीं आए। उसके अलावा 2015 में एक फोटो सामने आई जो 1975 में एक फैमिली फ्रेंड ने ही ली थी, जो कहता है कि उसने ब्राजील में उन दोनों से मुलाकात की थी। लेकिन 2018 में एक लेटर का एक्सट्रैक्ट पब्लिश किया गया जो जॉन एंगलिन ने लिखा था और FBI को भेजा था। इस लेटर में जॉन ने कहा कि उन्होंने एस्केप की रात बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर लिया था और उसने बताया कि वो 83 साल का है और कैंसर से जूझ रहा है और उसका भाई 2005 में और मॉरिस 2008 में गुजर चुके हैं। जॉन ने अपनी लोकेशन को रिवील करने का ऑफर दिया अगर अथॉरिटीज टीवी पर अनाउंस करे कि उसे सिर्फ 1 साल की सजा दी जाएगी अगर वो सरेंडर करता है। FBI ने इस लेटर को रिवील नहीं किया और उसके बाद से किसी ने भी इस मिस्ट्री मैन से कांटेक्ट नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।